गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका उर्दू बी का क्लास 10 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये प्रैक्टिस पेपर है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। बेटा असल में आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है ना। और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको इसलिए दिया जाता है ताकि अंदाज़ा लगा सकें कि किस तरह से आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा देखिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम का है तो इसमें ना सेकंड टर्म के क्वेश्चन भी शामिल होंगे, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भाई पेपर का पैटर्न क्या है, यानी किस तरह से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं 3 घंटे का टाइम रहेगा, 80 मिनट का क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। इसके अलावा बेटा देखिए आपके जितने भी चैप्टर्स है फर्स्ट टर्म के वो पूरे अपलोड किए गए हैं, ग्रामर भी अपलोड की गई है और साथ ही आपके जो सिलेबस है वो भी अपलोड कर दिया गया है कि आप देख सकें कि भाई क्या क्या आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है, इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में हैं तो बहुत सारी ग्रामर वगैरह ऐसी भी होती है जो सिलेबस में नहीं होती है बट पूछ ली जाती है। इसलिए क्योंकि हम उम्मीद ये करते हैं कि भाई आप 10th क्लास में हैं और आपको बेसिक ग्रामर आती होगी। ओके, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे। और एक सवाल आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है, मैम दूर पास में से आएगा या नहीं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। बेटा दूर पास आपके सिलेबस में शामिल है, लेकिन अभी तक एक बार भी उससे क्वेश्चन आंसर्स नहीं आए हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़ के जाइए। मान लीजिए अगर आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, है ना। नहीं आते हैं, आपने पढ़ा है तब अच्छी बात है, लेकिन अगर आ जाते हो और आपने नहीं पढ़ा तब अब मसला हो जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग पढ़ के जाएं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। पहला देखिए आपको यहाँ लिखा हुआ है कि 2 आपको इक़्तिबास दिए जाएंगे जो दरसी हैं, यानी आपकी किताब से लिए गए हैं। ठीक है, एक शेरी है और एक नसरी है, इन्हें पढ़ना है और इनके सवालों के जवाब देने हैं। यहाँ देखिए लिखा है, तख्तनशीन होकर रज़िया ने ये अहद किया कि मैं आवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूँगी। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूँगी जब तक ये साबित ना कर दूँ कि मैं मर्दों से कम नहीं। रज़िया ने तख्तनशीनी के बाद नहायती बहादुरी से मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया। वो फ़ौज की कमान खुद संभालती थी। उसने बादशाहों की तरह कबा और कलाह पहनी। ठीक है, यानी वो जो आगे पहना जाता है ना, वो लोहे का, जिससे तीर वीर वगैरह ना लगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अपने नाम के सिक्के जारी किए, सल्तनत में अमन कायम किया। ठीक है, इंतज़ाम को बेहतर बनाया और आवाम की खुशहाली के का हर तरह से ख्याल रखा। ठीक है, ये सब किसने किया, रज़िया सुल्तान ने। आपके सारे चैप्टर अपलोड हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये भी चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, तो आप लोग चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तिजारत को फ़रोग दिया, यानी कि बिज़नेस को भी बढ़ाया। ठीक है, सड़कें बनवाई, दरख्त लगवाए और कुएँ खुदवाए। उसने मदरसे और सरकारी कुतुबखाने भी कायम किए। रज़िया सुल्तान ख़ुद भी पढ़ने लिखने का शौक़ था, यानी उनको ख़ुद भी पढ़ना लिखना अच्छा लगता था। वो अच्छी घुड़सवार थी और उसे जंगी असलों यानी कि जो तलवार भाले जंग में यूज़ होते हैं उनका इस्तेमाल का हुनर भी आता था। उसकी हुकूमत बंगाल से सिंध तक फैली हुई थी। क्लियर है, आगे आ जाइए। अब एक मिनट, हाँ, अब ये पूछा गया आपसे पहला सवाल कि भाई ये कहाँ से लिया गया है, तो ये सबक का नाम रज़िया सुल्तान है, वहीं से लिया गया। दूसरा लिखा है, तख्तनशीन होकर रज़िया सुल्तान ने क्या अहद किया, तो उसने अहद किया था कि भाई मैं आवाम की भलाई के लिए और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूँगी। अगला सवाल है, रज़िया ने बादशाहों की तरह क्या पहना, तो कबा और कला पहना उसने। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई उन्होंने क्या करा, ये देखिए ये रहा। ठीक है, अगला सवाल इसे नीचे कर दूँ, ये देखिए। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल लिखा है, आवाम की खुशहाली के लिए रज़िया ने क्या क्या किया, तो आवाम की खुशहाली के लिए उसने क्या करा कि भाई सल्तनत में अमन और कायम किया। ठीक है, इसके अलावा इंतज़ाम को बेहतर किया और आवाम की खुशहाली के लिए तरह तरह के काम किए। ठीक है, जैसे कि सड़कें बनवाई, दरख्त लगवाए, कुएँ खुदवाए, मदरसे और कुतुबखाने बनवाए। ठीक है, सब आवाम की भलाई के लिए किया। रज़िया की हुकूमत कहाँ से कहाँ तक थी, तो सिंध से देखिए यहाँ लिखा है ना, बंगाल से सिंध तक थी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। अगला आ जाइए, देखिए यहाँ लिखा है, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक़ में हो या मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर, बम घरों पे गिरे कि सरहदों पे रूह तामीर ज़ख्म खाती है, खेत अपने जले के गैरों के ज़ीस्तफ़ाक़ों से तिल मिलाती है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा हुआ है, टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है, फ़तेह का जश्न हो या हार का शोक, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि भाई ये जो शायरी हिस्सा है किससे लिया गया, तो आप लोग बताइएगा ज़रा किससे लिया गया, मेरे दिमाग से निकल रहा है।
अगला सवाल लिखा है रूह तामीर के ज़ख्म खाने से क्या मुराद है। तो आपको पता है कि रूह तामीर मतलब इंसान को अंदर से चोट लगती है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी चीज़ हिल जाती है ना। सब लोग तहस नहस हो जाते हैं, किसी के अपने खो जाते हैं, मर जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। नस्ल आदम से क्या माने, यानी इंसान, है ना। हम सब आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में हैं, ठीक है। धरती की कोख बांझ होने से क्या मुराद है। देखिए धरती की कोख बांझ होने से मुराद ये है कि जैसे बम वगैरह गिरते हैं तो ज़मीन भी बंजर हो जाती है, एक तो बात ये भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम सब लोग धरती पे रहते हैं, है ना। और क्या होता है जब लोग मरते हैं तो हर तरफ सूना हो जाता है। अब धरती पे सब लोग चल रहे हैं, है ना, तो वह हरी भरी है, खूबसूरत है, इंसान चहल पहल सब है। लेकिन जब वहाँ बम गिरेगा तो वहाँ पे हरी भरी जो भी हरियाली है वो भी ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे रहने वाले इंसान भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, धरती की कोख बांझ हो जाएगी। लफ्ज़ फ़तेह का मुताज़ात क्या होगा। तो फ़तह मतलब होता है जीत, तो फ़तेह का हार भी हो सकता है और शिकस्त भी हो सकता है, ठीक है। आगे आ जाइए। अब यहाँ 2 आपको इक़्तिबास दिए गए हैं, फिर से 10 नंबर के रहने वाले हैं। तो अगर आप अच्छे से उर्दू पढ़ना जानते हैं, उर्दू लिखना जानते हैं, तो आपके 20 नंबर तो कोई काट ही नहीं सकता, है ना। और आप लोग से एक बात मैं ये कहूँगी कि जितने भी इक़्तिबास हैं, मैं आपका एक सैम्पल पेपर तो अपलोड कर चुकी हूँ, इसके अलावा ये 4 और अपलोड कर रही हूँ, यानी ये दूसरे नंबर का सैम्पल पेपर है, ठीक है। तो आपके ये 5 होंगे। आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि आप सारे देख के जाएँ, चाहे उर्दू ए का हो चाहे उर्दू बी का हो, तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है। बस देखिए इक़्तिबास जो होते हैं ना अक्सर वही रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर मैंने डाल दिए हैं, पिछले साल सॉल्व कराए थे, तो अगर आप चाहें तो उनकी भी मदद ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वही सब चीज़ें रिपीट होती हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है ए अहले वतन, ठीक है, जान वतन बन के दिखाओ, ठीक है। अगर अहले वतन हो तुम जाने वतन बन के दिखाओ, ठीक है। तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो, अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसे भी पढ़ा दो, ठीक है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि भाई आप लोग पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, क्योंकि इंसान की जो सबसे बड़ी खूबी है जो हैवानों से इंसान को अलग करती है वो इल्म है, वो तालीम है। अगर इंसान पढ़ा लिखा तालीम वाला है ना, उसके अंदर इल्म है, तो वो एक जाहिल आदमी से अलग ही नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसे भी पढ़ा दो, ख़ुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिम और कामिल, है ना। यानी पढ़ो किस लिए, ये नहीं कि हम पैसा कमाएंगे, इसलिए बनो कि हम कामयाब होंगे, है ना। आलिम और कामिल बनेंगे, यानी हमसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो हम फ़ौरन जवाब देंगे, ठीक है। और जब आप कामयाब होंगे तो फिर नौकरी पैसा ये सब चीज़ें आ ही जाती है। एक इंसान काबिल है, अगर उसके पास हुनर है तो वो किसी भी तरह से कमा सकता है, वो अपने हुनर का मुज़ाहिरा कैसे भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसे जॉब ही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, राइट। आगे लिखा है हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान है तुम्हारे, यानी कि कौन सी चीज़ ऐसी जो तुम नहीं कर सकते। तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो, यानी अगर तुम्हारे पास इल्म है तो तुम अपनी नॉलेज के बिहाफ पर, है ना, क्या कर सकते हो। जो एक जंगल जो ऐसा लगता है कि अरे है ये तो जंगल है, यहाँ कौन जाए, उसको भी तुम गुलजार कर सकते हो कि सब लोग वहाँ आ जाएं, ठीक है। आगे लिखा है कांटों की जहालत को अलग काट के फेंको, तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो, है ना। यानी जो ये जहालत है ना कांटों भरी, इसको तुम निकाल के फेंक दो, और कैसे, इल्म से। और इल्म की वजह से तुम क्या करोगे, जो कांटों से भरा जंगल है उसको भी क्या कर दो, फूलों से भरा बाग बना दो। यहाँ लिखा है शायर ने किसके कांटों को काट फेंकने के लिए कहा है। तो किसके लिए कहा है, जहालत के, है ना। आगे आ जाइए, यहाँ पे लफ्ज़ तजल्ली के माने क्या हैं। देखिए बेटा तजल्ली के बहुत सारे माने हो सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे तजल्ली का मतलब है एक तरह से जलवा दिखाना। क्या मतलब है, जलवा, ठीक है। तो वैसे बहुत सारी चीज़ है कि भाई किसी चीज़ को जाहिर करना, है ना, रोशनी उजाला करना, तो ये भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला लिखा है किसके ज़रिए जंगल को भी गुलजार बनाया जा सकता है। तो सिर्फ वो इल्म है जिसके ज़रिए जंगल को भी गुलजार बनाया जा सकता है। यहाँ लिखा है अगर कोई अनपढ़ जाहिल जाए तो शायर के मुताबिक हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें ऐसा कोई अनपढ़ जाहिल मिल जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे भी पढ़ाना चाहिए, उसे भी इल्म की दौलत से नवाजना चाहिए, ठीक है। तो शायर भाई साहब हमसे यही कह रहे हैं। आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे आपको जो अगला सवाल दिया गया है वो लिखा है शायर ने इल्म की तजल्ली किसके लिए ज़रूरी करार दिया है। अमन, सुकून, कामयाबी, तरक्की, इन सब के लिए,
है ना। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है इंसान बनने के लिए, ठीक है। इल्म की तो तजल्ली है वो किसके लिए है, इंसान बनने के लिए है। अब देखिए यहाँ पे आगे आपको लिखा हुआ है, ये भी एक इक़्तिबास है जिसे आप पढ़ेंगे और यहाँ पे पूछे गए सवालों के जवाब देंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है साहा की पैदाइश कहाँ हुई, है ना। साहा के वालिद का क्या काम, अच्छा वालिद जो हैं वो क्या काम करते थे। साहा के उस्तादों ने उनके वालिद से किस बात के लिए इसरार किया। इसके बाद यहाँ लिखा है ये जो फिज़िक्स लिखा है ना, फिज़िक्स के लेक्चर नोट्स तैयार करते वक्त साहा के सामने कौन सा मसला पेश आया था, या एस्ट्रोफिज़िक्स में किस चीज़ का मुताला किया जाता था, ठीक है। तो अब यहाँ से आप पढ़िए फटाफट से और इस सब के जवाब दे दीजिए। देखिए लिखा है साहा 6 अक्टूबर 1893 को सिवार ताली ज़िला ढाका में पैदा हुए, ठीक है, जो अब बांग्लादेश में है। यानी अभी पहले कहाँ था, ढाका में था, अब कहाँ पहुँच गया, बांग्लादेश है ना, फिर क्योंकि भाई बांग्लादेश बढ़ गया, पहले इंडिया में ही था, ठीक है। उनके वालिद एक मामूली सी परचूनी की दुकान थी, यानी उनके वालिद की क्या थी, सिर्फ एक मामूली सी परचूनी की दुकान थी, जिसका वो क्या करते थे, घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से ही निकाल पाते थे। इसलिए वो चाहते थे कि उनका 5वां बच्चा, ठीक है, मेघनाथ बचपन से ही घर के लिए कुछ कमाना शुरू कर दे, ठीक है। लेकिन मेघनाथ के उस्तादों ने क्या करा, उनसे इसरार किया कि वो मेघनाथ को तालीम ज़रूर दिलाएं, क्योंकि वो बहुत होनहार और ज़हीन तालिब इल्म है। आखिर गांव से 11 मील दूर एक बोर्डिंग स्कूल में उन्हें दाखिल करा दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता चल गया भाई कि पैदाइश कहाँ हुई, ठीक है। ये भी पता चल गया कि भाई उनके वालिद से किस बात पे इसरार किया गया था, ठीक है, 2 सवाल। और क्या काम करते थे, तो ये भी पता चल गया कि भाई मामूली सी परचूनी की दुकान चलाते थे। इसके बाद यहाँ पे आगे आपका लिखा हुआ है कि भाई जो फिज़िक्स है कि लेक्चर के नोट्स तैयार करते वक्त साहा को क्या परेशानी का सामना करना पड़ा, एक क्वेश्चन और दूसरा ये, ठीक है। चलिए इसे भी ढूंढ लेते हैं। कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद साहा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में फ़िज़िक्स के लेक्चरर हुए गए, ठीक है। यानी अब क्या हुआ, जब उन्होंने पढ़ लिया, तालीम हासिल कर ली, तो उसके बाद वो फ़िज़िक्स के लेक्चरर बन गए। कहाँ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। यहाँ उन्होंने फ़िज़िक्स के मौज़ूआत पर बहुत सी किताबें पढ़ी और उन्हें अच्छी तरह पढ़ाया भी, ठीक है। पढ़ने के लिए अपने लेक्चर नोट्स तैयार करते हुए उनके सामने एस्ट्रोफिज़िक्स का एक मसला आया। इसी मसले को हल करने की वजह से वो दुनिया भर में मशहूर हो गए। एस्ट्रोफिज़िक्स सितारों की नौइयत, उनकी गर्मी, उनके अंदरूनी बनावट और किन किन चीज़ों से मिलकर वो बने हैं वगैरह का मुताला करती है, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए कि भाई मसला क्या आया था। मसला ये आया था कि एस्ट्रोफिज़िक्स क्या है, ठीक है, और उसमें एस्ट्रोफिज़िक्स में क्या क्या होता है, तो आपको पता चल गया, सितारों के बारे में सब कुछ है ना, उसकी नौइयत, उनकी गर्मी, उनकी अंदरूनी बनावट, है ना, ये सारी चीज़ें। तो दोनों आंसर आपको यहाँ से मिल गए। अब आगे आ जाइए। अब यहाँ अगला सवाल आपको कहता है सेहत और खेल कूद के उन्वान पर एक मज़मून तहरीर कीजिए। तो देखिए ये मज़मून हमारे चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाके देख लेंगे। इसके अलावा भी तमाम जो भी मज़ामीन हैं वो अपलोड है, ठीक है। एप्लीकेशन और मज़मून 2 अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना दी है आपके लिए, और उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन और बहुत सारी मज़मून जो है अपलोड है, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। शादी में शिरकत के लिए या फिर सेक्शन तब्दील कराने के लिए ये 2 दरख्वास्त ऐसी हैं जो कई मरतबा रिपीट होती है, तो आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। इसके अलावा आपके देखिए मैंने आप लोग को बताया है कि भाई हालात ज़िंदगी पे भी नोट आते हैं, ठीक है। तो सैयद एहतिशाम हुसैन की हालात ज़िंदगी पे नोट आएगा या इंटरनेट की अहमियत पे। मेरे ख्याल में ये चैप्टर अब आपका कट गया है, तो इस तरह का क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से नहीं आएगा, किसी और चैप्टर का खुलासा या उस पर रोशनी डालिए, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अभी 9th क्लास का एग्ज़ाम हुआ है 30 तारीख को, तो उनके पेपर में भी ये चीज़ें आई हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इससे प्रिपेयर हो जाएंगे कि भाई किस तरह से आपके पेपर आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि 9th 10th इन लोग का पैटर्न एकदम सेम ही रहता है। तो उनका आया है कि भाई किसी कोई भी चैप्टर का खुलासा लिखिए, है ना, या चैप्टर वो हमसे क्या कहना चाह रहा है बताइए, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी सारे आए हैं ओवरऑल व्यू वाले, ठीक है। तो इसलिए चैप्टर्स आप पढ़ के जाइएगा, अच्छे से समझ के जाइएगा, ठीक है। अगला लिखा है साइद लुली आदमी की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए या गालिब की शायरी पर लिखिए, ठीक है। जब भी आपसे किसी शायर या अदीब के बारे में आता है तो आप 2-3 चीज़ें हमेशा याद रख लीजिए, उसी के हिसाब से हमेशा कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ ये कि वो कब कहाँ पैदा हुए, असल नाम क्या था, तखल्लुस क्या इस्तेमाल करते थे, वफ़ात कब हुई, है ना। उसके बाद दूसरी चीज़ उन्होंने उर्दू अदब में क्या खिदमत अंजाम दी, यानी कौन कौन सी किताबें लिखी, क्या लिखा, क्यों वो आज पढ़े जाते हैं,
ठीक है, और उनकी स्पेशलिटी क्या थी, यानी क्या खूबियाँ थी उनके अंदर। ठीक, ये मोटी मोटी 4-5 बातें होती है जो आप हर किसी की पढ़ लीजिए, उसके बाद वो बहुत अच्छे थे, पढ़ने का शौक़ था, दिलचस्पी थी, ये हर किसी के अंदर होता है। ठीक है, बिना दिलचस्पी के, बिना शौक़ के इंसान इतना आगे नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो बाकी मैंने इसे डिटेल से समझाया है, एक वीडियो अलग से बनाई है कि भाई पेपर में उर्दू कैसे लिखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको पेपर में कैसे लिखना है उर्दू के, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ, और सारे क्वेश्चन जो इनफैक्ट जो आंसर आपको नहीं आते हैं उनको आप कैसे बना के कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैंने उसमें डिस्कस करी हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अब ये ग्रामर का जो वर्क है बेटा वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, आप 9th क्लास के पेपर को भी पढ़ के जाइएगा एक बार, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना ये सब सेम ही रहती है, ग्रामर नई कहाँ से आएगी, है ना। वही इस्म, वही सिफत, वही फ़ेल, वही ज़मीर, वही तशबीह, वही इस्तिआरा, इसके अलावा नया कुछ नहीं आता। ठीक है, तो आप प्रीवियस पेपर जितने ज़्यादा देख सकते हैं देखिए, उनसे आपको काफ़ी हिंट मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ लिखा है किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह, है ना। जब किसी ख़ास की बात हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, इसमें मारफा कहते हैं। ठीक है, नकरा आम को कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे आ जाइए, इसकी 2 किस्में है ना। जूती की जमा क्या होगा, तो जूती की जमा होगा जूतियाँ। ठीक है, आगे आ जाइए। एहसानात का वाहिद क्या होगा, इसका होगा एहसान। ठीक है, आगे आ जाइए। और दुश्मन का मुतज़ाद क्या होगा, बेटा देखिए एक तो ये चीज़ ध्यान रखिए, मुतज़ाद मतलब होता है उल्टा, ज़िद, तज़ाद, ये सब उल्टे के लिए यूज़ होते हैं। तो दुश्मन का क्या होगा, दोस्त, है ना। क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये पूछा क्या जा रहा है। मुतरादिफ का मतलब होता है जो सेम सेम हो, है ना। आराम का मुतरादिफ क्या होगा, देखिए सुलह हो नहीं सकता, फ़तेह हो नहीं सकता, तकलीफ़ हो नहीं सकता, तो आराम का क्या हो गया, ऐश, सुकून, ज़िंदगी में आराम है, ऐश है, मस्त कट रही है लाइफ। आई बात समझ में। मुतरादिफ जो सेम सेम वर्ड हो, ठीक है, जिनकी मीनिंग सेम हो। अब यहाँ लिखा वो कलमा जो मौजूदा वक्त में हो उसे क्या कहते हैं, तो फ़ेल हाल कहते हैं उसे, जो मौजूदा वक्त में हो रहा है। ठीक है, आगे आ जाइए। झील के किस लफ्ज़ में लाहिक़े का इस्तेमाल हुआ है, लाहिक़ा कहते हैं बेटा जो पीछे लगे। 9th क्लास के बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करके आए हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, लाहिक़ा कहते हैं पीछे लगे हुए को। ठीक है, अब यहाँ खुशगवार, ठीक है, अब देखिए खुश के साथ क्या है, गवार। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है बेटा देखिए वैसे तो यहाँ ना दोनों में इस्तेमाल हुआ है, खुशगवार में भी हुआ है और ज़रूरतमंद में भी हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मंद है लाहिक़े और यहाँ गवार है लाहिक़े। क्योंकि लाहिक़े और साबिक़े में एक चीज़ याद रखिएगा कि उसमें ना अगर उसका पीछे का हिस्सा या आगे का हिस्सा हटा दिया जाए तो बीच में ना एक अपना पर्टिकुलर वर्ड बनता है। तो देखिए खुश एक वर्ड है, ठीक है, खुश प्लस गवार, ठीक है, खुशगवार। ऐसी ज़रूरत प्लस मंद, है ना, ज़रूरतमंद, तो इसमें दोनों में है। ठीक है, बदकिस्मत और बदज़बान में नहीं है, इन दोनों में क्या है, साबिक़े है। ठीक है, तो ज़रा एक बार आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा। आगे आ जाइए। जिस जुमले के आखिर में निशान लगा हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा सवालिया निशान। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल यहाँ, अच्छा ये जो हिस्सा है ना बेटा ये रमूज़ और औक़ाफ़ का है, इसकी भी वीडियो मैंने डाल दी है। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये भी पढ़ के जाइएगा, इस तरह के ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में, 100% एक तरह क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। टस से मस ना होना, ठीक है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, भेस बदलना, और इसके बाद लिखा है खोपड़ी में ना समाना। ठीक है, तो ये सब क्या, ये मुहावरे, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है, तो आप लोग कर लीजिएगा। आगे आ जाइए। हिंदुस्तान के कबाइल नस्लों के नाम क्या हैं, बताइए कौन कौन सी कबाइली नस्लें हिंदुस्तान में रहती है, आपको बताने हैं। आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीली हुई है, आपको बताना है। खुदा के नाम के ख़त का खुलासा आपको लिखना है, सब 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, सादत अली कैसा आदमी था, ये 1 मार्क्स का है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ पैदा हुए, ये भी 1 मार्क्स का है। उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली है, ये भी 2 मार्क्स का है। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, मिसरे को पूरा कीजिए, तो क्या मिसरा था, मुझे भी याद नहीं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, नज़्म के शायर का नाम बताइए। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, ये शेर किसकी गज़ल है, बताइए। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आप याद रखिएगा कि आपके सबक के अंदर से सवाल पूछे गए। जो आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है वो बहुत कम पूछे गए हैं। ओवरऑल सबक क्या कहना चाहता है, नज़्म का मरकज़ी ख़याल क्या है, इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो मेहरबानी करके आप लोग पढ़ के जाएंगे, सारी वीडियो सारे चैप्टर्स अपलोड हैं, मरकज़ी ख़याल, सवालात, उनका ओवर
ओवरऑल व्यू सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का यूज़ कीजिए, ठीक है। आगे लिखा है नाजुकी उनके लब की क्या कही है पंखुड़ी एक गुलाब की सी। इसमें कौन सी सनत है, तो आपको पता है इसमें भाई सनत तशबीह है, ठीक है। सनतें क्या होती हैं, कितनी होती हैं, ये सब भी आपके लिए अपलोड की जा चुकी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके टेक्स्ट बुक से, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि भाई मेरे जहन से निकल रहे हैं, एग्जैक्टली इतना ज़्यादा याद नहीं है मुझे, तो आप लोग एक बार देख के कर लीजिएगा, कभी मैं बता दूं और वो गलत हो, ठीक है। तो आप लोग बुक से देख लीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, मेरे ख्याल में कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, ठीक है। ये गालिब की गज़ल है गालिबन, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसका लास्ट का जो मक्ता है ना उसमें यही था, काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, ठीक है। तो ये गालिब की गज़ल से लिया गया, तो आप लोग कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैं आपके 3 अभी और सैम्पल पेपर हैं, जो कि 2 उसमें उर्दू ए के हैं और एक उर्दू बी का है, तो वो भी मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सबको, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, आप लोगों के साथ ना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऐसे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, वन शॉट रिवीजन भी हम उसे कह सकते हैं, वो भी शेयर करूँगी, तो एक बार उसे भी देख के जाइएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।